कंटिन्यू करते हैं फिर हम अपना चैप्टर जहाँ से हमने लेफ्ट ऑफ किया था। अब हम कंपनी की टाइप्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। कंपनी की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। नंबर वन जो है वो पब्लिक कंपनी होती है। नंबर टू प्राइवेट कंपनीज आगे फर्दर जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है। आगे लिमिटेड कंपनी भी दो तरह की होती है, लिमिटेड बाय शेयर्स होती है और फिर लिमिटेड बाय गारंटी होती है। और उसके अलावा अनलिमिटेड कंपनी होती है, ठीक है। तो पहली कंपनी जो है वो पब्लिक कंपनी है, ठीक है। पब्लिक कंपनी क्या होती है? जो कि जिसमें हर कोई बंदा शेयर खरीद सकता है, ठीक है, जो कि ओपन फॉर जनरल पब्लिक होती है। जो जनरल पब्लिक है, जो भी चाहे उस कंपनी में शेयर्स को परचेज कर सकता है, ठीक है। तो उसको आप कहते हो पब्लिक लिमिटेड कंपनी। और वो लिमिटेड बाय शेयर्स होती है। लिमिटेड बाय शेयर्स का क्या मतलब होता है कि लोगों की जो लायबिलिटी है वो उसी अमाउंट तक लिमिटेड होती है जितने उन्होंने शेयर्स खरीदे हुए हैं, ठीक है। तो लिमिटेड बाय शेयर्स का ये मतलब हुआ कि अगर मैंने कंपनी के 10 शेयर्स खरीदे हुए और उस पर जितना भी मैंने पैसा दिया वह मैं सिर्फ उसी के लिए लायबल हूँ इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, ठीक है। तो इसको आप लिमिटेड बाय शेयर्स कहते हो। तो सब प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनी जो है वो कौन सी होती है? जो कि कुछ चंद इंडिविजुअल्स ने स्टार्ट की होती है, ठीक है। स्टार्टेड बाय फ्यू पीपल्स, ठीक है। स्टार्टेड बाय फ्यू पीपल, जो कि कुछ लोगों ने स्टार्ट की हो। पब्लिक कंपनी की तरह हर कोई जो है इसमें शेयर खरीद नहीं सकता, बल्कि कुछ लोगों ने इसको स्टार्ट किया होता है। ये भी एक तरह से लिमिटेड बाय शेयर्स होती है। वही मतलब है कि जिन लोगों ने इसको बनाया है, जो इसके शेयर होल्डर्स हैं, जितने भी 10-12 लोग हैं, ठीक है, उनकी लाइबिलिटी किस अमाउंट तक लिमिट होगी? जितने उन्होंने शेयर खरीदे खरीदे हुए, दैट्स इट। उससे ज्यादा के लिए वो लाइबल नहीं होंगे, सही है। ये चीज याद रखनी है कि प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है उसके शेयर्स जो है वो जनरल पब्लिक को नहीं मिलते, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के मिलते हैं। लिमिटेड बाय गारंटी भी होती है, ठीक है। बाय गारंटी जो है बेसिकली यूजली नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब ये होता है कि यार अगर कल को कोई डेट आ जाता है फॉर एग्जांपल ऐसी कंपनी में, तो इंडिविजुअल्स जो है वो उन्होंने पहले से एक प्री डिसाइडेड गारंटीड अमाउंट रखी होती है। यार अगर कोई डेट वगैरह आ गया तो मैं इतने पैसे दे दूंगा, ठीक है, या मैं इतने पैसों के रिस्पॉन्सिबल हूँ, ठीक है। तो ये होता है लिमिटेड बाय गारंटी कहलाता है कि इतनी गारंटी अमाउंट सेट की होती है लोगों ने कि यार चलो कल को कोई कंपनी की कोई डेट हुआ तो मेरी ये गारंटी है कि मैं इतनी अमाउंट जो है वो दूंगा, ठीक है, इस इन्वेस्टमेंट के अलावा, ठीक है। ज्यादातर नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। लाइबिलिटी जितनी उनकी कंट्रीब्यूशन होती है उस तक लिमिटेड होती है। उसके अलावा कुछ गारंटीड अमाउंट मैंने आपको बताया होती है। और ज्यादातर ये कौन इस्तेमाल करता है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और ऐसी कंपनी में यूजली जो प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट अगेन कंपनी के लिए यूज होता है, क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट है ना, तो कंपनी ही उसको दोबारा रीयूज करती है, ठीक है। ये कुछ टाइप्स हैं आपकी कंपनीज की, ठीक है। अब प्राइवेट और पब्लिक कंपनी का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। पब्लिक कंपनी जो है किसको कहते हैं? a company that share are open to public is known as public company, ठीक है। इसको आप एज अ पब्लिक कंपनी ही रजिस्टर कराते हो। हर वो कंपनी जो जिसको पब्लिक कंपनी नहीं कह सकते वो आपके ऑटोमेटिकली प्राइवेट कंपनी कहलाएगी। पब्लिक कंपनी के नाम के आखिर में पीएलसी आएगा, ठीक है, या पब्लिक लिमिटेड कंपनी आएगा। उसके अलावा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम के एंड में एलटीडी या लिमिटेड आएगा। कैपिटल जो है कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है? पब्लिक कंपनी को ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए इन ऑर्डर टू ट्रेड इट मस्ट हैव allotted शेयर ऑफ एटलीस्ट 50,000 पाउंड्स। यानी कि अगर पब्लिक कंपनी ने ट्रेडिंग को स्टार्ट करना है तो कम से कम 50,000 पाउंड जो है उसका शेयर कैपिटल हो जाना चाहिए। यानी कि इतनी इन्वेस्टमेंट उसने रेस कर दी हो या इतने के शेयर्स दे दिए। और उसमें से 1/4 जो है वो वैल्यू जो है वो पेड अप होनी चाहिए। यानी कि 12,500 अमाउंट जो है वो पेड अप होनी चाहिए। 50,000 का कैपिटल इतने वर्थ के शेयर इशू कर दिए और उसमें से लोगों ने 12,500 शेयर की वर्थ पे कर दी हो, ठीक है, यानी कि नॉमिनल वैल्यू पेड अप कर दी हो। बाकी प्राइवेट कंपनी का कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, कितनी कोई कंट्रीब्यूशन की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है। कैपिटल जो है आप पब्लिक कंपनी जो है वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू भी कर सकती है, जैसे उन्होंने टीवी पे, न्यूज़पेपर पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो कर सकती है। जबकि जो पब्लिक हर कोई पब्लिक का बंदा ले सकता है ना शेयर उसमें, तो वो कर सकती है। जबकि ये लोग जो है प्राइवेट कंपनी, मैंने आपको बताया कि पब्लिक को जो है अपनी सिक्योरिटीज यानी कि शेयर्स जो है वो ऑफर नहीं कर सकते। सिक्योरिटीज का मतलब ही होता है शेयर्स, ठीक है। बाकी ये ट्रेडिंग कब स्टार्ट करेंगे? जब इनको ट्रेडिंग सर्टिफिकेट मिल जाए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से। उससे पहले ट्रेडिंग नहीं कर सकते, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पब्लिक कंपनी जो है ट्रेडिंग सर्टिफिकेट के बगैर ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं कर सकती। जबकि प्राइवेट कंपनी जो है जैसे ही वो इनकॉर्पोरेट हो गई हो, इनकॉर्पोरेशन उसकी हो गई हो, तो वो ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकती है। मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए पब्लिक कंपनी के, जबकि 1 डायरेक्टर जो है वो आपका प्राइवेट कंपनी का होना चाहिए मिनिमम। एक और चीज आपने याद रखनी है कि
मेंबर जो है यानी कि शेयर होल्डर जो है एटलीस्ट वन होना चाहिए पब्लिक कंपनी का। ये अपने पास लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है लेकिन ये भी इंफॉर्मेशन है कि एटलीस्ट वन शेयर होल्डर होना चाहिए पब्लिक कंपनी का। बाकी सेक्रेटरी जो है कंपनी सेक्रेटरी होना चाहिए। आगे हम डिस्कस भी करेंगे आने वाले चैप्टर्स में कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो कंपनी सेक्रेटरी जो है एटलीस्ट वन होना चाहिए, क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी। क्वालिफिकेशंस भी क्या होंगी वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको जस्ट ये पता होना चाहिए कि पब्लिक कंपनी के लिए कंपनी सेक्रेटरी का होना जरूरी है, जबकि प्राइवेट में ऐसी जरूरत नहीं है। बाकी पब्लिक कंपनी को जो है अपने अकाउंट्स को फाइल करना पड़ता है विद इन 6 मंथ, जबकि प्राइवेट कंपनी के लिए ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, उनको अकाउंट फाइल जो है वो 9 मंथ्स में करने होते हैं। बाकी ऑडिट जो है वो ज़रूरी होता है पब्लिक कंपनीज का सूरत में, जबकि प्राइवेट कंपनीज में वो कंपनी जिनका रेवेन्यू टर्नओवर का मतलब होता है रेवेन्यू या सेल्स जो है वो 6.5 मिलियन से कम है, उनको ऑडिट करने की जरूरत नहीं है। एनुअल जनरल मीटिंग्स जो हैं वो हर साल होती हैं पब्लिक कंपनी की, प्राइवेट कंपनी की नहीं होती। पब्लिक कंपनी रिटर्न रेजोल्यूशंस को पास नहीं कर सकती, लेकिन प्राइवेट कंपनी जो है रिटर्न रेजोल्यूशन को पास कर सकती है। ये जो जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं ना, रेजोल्यूशन हो गया, एनुअल जनरल मीटिंग हो गया, ठीक है, ये सारा कुछ जो है हम ये डिस्कस करेंगे आने वाले चैप्टरों में। तो अभी के लिए जस्ट आपको ये पता होना चाहिए डिफरेंस, आपने बस माइंड में याद रखना है ये कि यार पब्लिक कंपनी रिटर्न रेजोल्यूशन को पास नहीं कर सकती, प्राइवेट कर सकती है। ठीक है, अभी के लिए ये बहुत इनफ है। जब हम आगे वो मूव करेंगे, जब आप चैप्टर आने वाले पढ़ेंगे तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर जब आप दोबारा रिवीजन करेंगे ना तो एवरीथिंग वुड बी क्लियर। ठीक है, अभी के लिए जस्ट आपने चीजों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद ये तो प्राइवेट और पब्लिक का हो गया, फिर अनलिमिटेड कंपनीज। ठीक है, यहाँ पर हमने यहाँ पर प्राइवेट अनलिमिटेड कंपनीज का मैं यहाँ से जिक्र नहीं किया। प्राइवेट अनलिमिटेड कंपनीज कौन सी होती हैं, जो कि बेसिकली वही वाली बात है, अनलिमिटेड से आपको पता चल जाना चाहिए कि अगर कंपनी के एसेट्स इनफ नहीं है लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए या डेट्स को पे ऑफ करने के लिए, तो जो उसके मेंबर्स होंगे उनको पर्सनली लायबल ठहराया जा सकता है। ठीक है, खैर हम इसको डिटेल में भी पढ़ लेते हैं। अनलिमिटेड कंपनी की तरह सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ठीक है, यानी कि ये होता है कि कंपनी की सेपरेट एक लीगल एंटिटी होती है। ठीक है, अपने नाम पे प्रॉपर्टी वगैरह खरीद सकती है, सारा कुछ वही जो सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी वाला होता है। ठीक है, लेकिन अगर कंपनी के एसेट इनसफिशिएंट है उसकी लाइबिलिटी को मीट अप करने के लिए, ठीक है, तो जो मेंबर्स होंगे उनको कंट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी। ठीक है, कोई लिमिट नहीं है मतलब कंट्रीब्यूशन की, उन्हें पर्सनली तौर पर जो है वो अ, ये करनी पड़ेगी कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर कंपनी की एसेट इनसफिशिएंट है। ठीक है, तो ये कंपनी का क्या बेनिफिट उठाती है कि सेपरेट लीगल एंटिटी है जी, अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ अपनी जगह पे, लेकिन क्योंकि अनलिमिटेड कंपनी है तो अगर कंपनी की एसेट इनफ नहीं है लाइबिलिटीज को मीट ऑफ करने के लिए, तो मेंबर्स जाती तौर पर भी लायबल ठहराया जा सकता है। ठीक है, सच कंपनीज टू हैव द एडवांटेज दैट दे नॉट नीड टू हैव देयर अकाउंट्स ऑडिटेड। इन कंपनी को ये फायदा होता है कि आपको अकाउंट ऑडिट करने की जरूरत नहीं है, एनुअल कॉपीज जो है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को देने की भी जरूरत नहीं है। इसके बाद कम्युनिटी इंटरेस्ट कंपनी आ जाती है, वही लिमिटेड कंपनी बाय गारंटीज, बेसिकली इनको आप कम्युनिटी इंटरेस्ट कंपनी कहते हो। ठीक है, द कंपनीज ऑब्जेक्ट मस्ट बी, अच्छा क्या लिखा हुआ है कि सिंस 2004 इट हैज बीन पॉसिबल टू फॉर्म अ कम्युनिटी इंटरेस्ट कंपनी फॉर दोस विशिंग टू एस्टैब्लिश सोशल एंटरप्राइज, सोशल वेलफेयर के लिए कोई काम करना चाहते हैं तो वो ये कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। कंपनीज ऑब्जेक्ट मस्ट बी कंसीडर्ड बाय रीजनेबल पर्सन टू बी अ बेनिफिट ऑफ द कम्युनिटी एंड ऑफ एनी सरप्लसेस मेड बाय द कंपनी शुड बी री इन्वेस्टेड फॉर द पर्पस ऑफ इट्स कंपनी। कंपनी का ऑब्जेक्ट गोल ये होना चाहिए कि यार कम्युनिटी की बेनिफिट के लिए काम करें। ठीक है, और जो भी पैसा या प्रॉफिट इससे आता है उसको दोबारा इसी पर्पस के लिए इस्तेमाल करें। ठीक है, ऐसी कंपनी को पहले आपको कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के नाम पे रजिस्टर करना पड़ता है। ठीक है, और फिर उसके बाद या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी या कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के तौर पर आप कर सकते हो। फिर जो है आपको ये जो डिपार्टमेंट है रेगुलेटर ऑफ कम्युनिटी इंटरेस्ट कंपनीज, इसके पास जाना पड़ता है और फिर इस कंपनी को कम्युनिटी इंटरेस्ट कंपनी का स्टेटस देना पड़ता है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक तरह से आप कह सकते हो कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी की टाइप हो सकती है। तो ये कंपनी जो है बेनिफिशियल होती है फॉर द सोशल वेलफेयर। ठीक है, ये कम्युनिटी इंटरेस्ट कंपनीज है। कम्युनिटी इंटरेस्ट कंपनी का गोल ये होना चाहिए कि कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए काम करें, और इसमें जो प्रॉफिट होता है उसको री इन्वेस्ट कर देते हो आप इसी पर्पस के लिए, यानी कि जिस पर्पस से इसको बनाया गया है। इस कंपनी को बनाने का तरीका ये होता है कि इसको पहले रजिस्ट्रेशन आपने इसकी नॉर्मल एज अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी या कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के तौर पर करनी होती है, और उसके बाद जो है आपको ये रेगुलेटर के पास जाके इसको सीआईसी का स्टेटस देना पड़ता है। अब चलते हैं प्रोमोटर्स की तरफ। ठीक है, प्रोमोटर्स का हमने एजेंसी में भी एक जिक्र किया था, हल्का सा था उसमें टच। प्रोमोटर की कोई स्टैचुरी बाय लॉ डेफिनेशन तो नहीं होती, लेकिन प्रोमोटर हर वो बंदा होता है जो कि कंपनी को जब आप बना रहे होते हो इनिशियल स्टेजेस में होता है, तो वो इस चीज में आपकी हेल्प करता है, इस पर्पज को अचीव करने में आपकी हेल्प करता है, तो उसको आप
प्रोमोटर कहते हो, यानी कि वो बंदा जो कि कंपनी को बेसिकली क्या करता है, स्टार्ट करता है। अ पर्सन हु इनकॉर्पोरेट्स कंपनी एंड फुलफिल ऑल रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ कंपनी। ये इसकी एक डेफिनेशन हो सकती है, कोई स्टैट्यूटरी डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन प्रमोटर आप उस बंदे को कह सकते हो जो कि कंपनी को चला स्टार्ट बनाना जो है वो शुरू करता है, और वो रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है कि प्रमोटर में जो है कोई भी बंदा जो अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहा है, जैसे अकाउंटेंट है या कोई सर्विस प्रोवाइडर है, उसको प्रमोटर नहीं कह सकते, ठीक है। अब प्रोमोटर की क्या ड्यूटी होती है, प्रमोटर की फिडुशी ड्यूटी होती है। फिडुशी ड्यूटी का मतलब होता है कि अंडर ट्रस्ट होता है, उस पर ट्रस्ट किया जाता है कि यार तुमने कंपनी के रजिस्ट्रेशन के हवाले से हमारी मदद करनी है, उसको स्टार्ट करना है। तो इस ट्रस्ट के हवाले से उसकी ड्यूटी होती है कि वो a promoter is under fiduciary duty to disclose any interest in transaction to the company and not to make a secret profit। अगर उसका कोई जाती ट्रांजैक्शन में इंटरेस्ट है तो वो डिस्क्लोज करे, बताए कंपनी को, और कोई सीक्रेट प्रॉफिट ना कमाए, ठीक है। डिस्क्लोज एनी बेनिफिट एक्वायर्ड टू एन इंडिपेंडेंट बोर्ड और टू शेयर होल्डर्स। अगर उसे कोई जाती तौर पर कोई फायदा हुआ भी है तो वो उसको डिस्क्लोज करना ऐसा काम है, ठीक है। अगर प्रोमोटर जो है वो सीक्रेट प्रॉफिट कमाता है, छुप के पैसा बनाता है, तो कंपनी के पास क्या ऑप्शन है, ठीक है। अगर यानी कि वो डिस्क्लोज नहीं करता तो कंपनी क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट को उसके साथ रिसाइन कर देती है, यानी कि रिवोक या कैंसिल कर सकती है, ठीक है। लेकिन हर सिचुएशन में रेसिशन पॉसिबल नहीं है अगर थर्ड पार्टी ने राइट्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्वायर किए हों, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टी के दरमियान हुआ हो, प्रमोटर्स और दूसरे के दरमियान, लेकिन थर्ड पार्टी के भी कुछ ना कुछ राइट्स हैं, तो वो तो बेचारी वैसे ही मारी जाएगी ना। ऐसी सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो सकता। तो अगर थर्ड पार्टीज के राइट कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहे तो प्रमोटर और जो सेकंड पार्टी है जिनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो कंपनी जो है बेसिकली प्रमोटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है अगर थर्ड पार्टी के राइट्स जो हैं वो उनको कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा। कंपनी प्रमोटर से डैमेज भी ऑब्टेन कर सकती है, ठीक है। अगर उसने कोई कंपनी को नुकसान पहुंचाया तो कंपनी ने वो नुकसान को प्रूव करना है और उसे वो पैसा कर सकती है क्लेम। बाकी जो प्रॉफिट उसने कमाया, यानी कि छुप के जो उसने प्रॉफिट कमाया, ये वो प्रॉफिट जो कि उसने डिस्क्लोज नहीं किया हुआ, तो कंपनी वो भी उससे रिकवर कर सकती है, ठीक है। तो ये कुछ फिडुशी ड्यूटीज थी प्रमोटर की, और अगर वो ये काम नहीं करता तो क्या उस कंपनी के पास ऑप्शन है, वो हमने डिस्कस की। अब एक केस स्टडीज पढ़ते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि एरलैंगर जो था उसने, एरलैंगर प्रमोटर था मेरे ख्याल से, नहीं, ठीक है। एरलैंगर जो है बॉट द लीज ऑफ एन आइलैंड फॉर फॉस्फेट माइनिंग फॉर 55,000। एरलैंगर ने जो है 55,000 पाउंड्स में जो है एक आइलैंड खरीदा, ठीक है, किस लिए, माइनिंग के लिए। उसने फिर ये कंपनी न्यू सोम्ब्रेरो फॉस्फेट कंपनी जो है वो बनाई, ठीक है। 8 दिनों बाद जो है उसने यही आइलैंड जो कि उसने 55,000 का खरीदा था, कंपनी को कितने का दिया, 1,10,000 पाउंड कंपनी के नाम पे इतने अमाउंट में ट्रांसफर किया। 8 महीने बाद इन्वेस्टर्स को पता चला कि यार ये जो एरलैंगर है, ठीक है, इसने जो आइलैंड था वो आधी प्राइस पे खरीदा, ठीक है। ही बॉट एन आइलैंड एट हाफ द प्राइस द कंपनी had पेड फॉर इट, ठीक है। कंपनी ने जो है सू कर दिया उसे और कहा कि जी हम कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करेंगे और इससे जो मनी जो है वो रिकवर करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या कि इस बंदे ने 55,000 पाउंड का खुद वो जगह खरीदी, और कंपनी, ये प्रमोटर था कंपनी का बेसिकली, तो इसने आगे कितने की बेची, 1,10,000 की, यानी कि सीक्रेट प्रॉफिट कमाया। इसका ट्रांजेक्शन में इंटरेस्ट था वो डिस्क्लोज नहीं किया, ठीक है। और जब लोगों को पता चला, जो इन्वेस्टर्स थे, पब्लिक, उनको जब ये पता चला कि यार इसने तो ये धोखा किया है और इसने अपना इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन में डिस्क्लोज नहीं किया, तो उन्होंने कोर्ट में जाके केस किया और उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिसाइन करेंगे, यानी कि हम ये लैंड जो है ये बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है इसको हम कैंसिल करेंगे, ठीक है। कंपनी ने सू कर दिया प्रमोटर को और अपने जो पैसे हैं जो रिमेनिंग थे वो रिकवर कर लिए, 55,000 पाउंड, ठीक है। कोर्ट ने क्या कहा कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है, प्रमोटर का जो फिडुशियरी ड्यूटी थी, ठीक है, उसका काम था कि वो जो डिस्क्लोजर है कि उसका जो इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन में है, जो डबल अमाउंट में कंपनी को बेची है जमीन, वो डिस्क्लोज करता, ठीक है। प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि जो कि कंपनी की रजिस्ट्रेशन से पहले हुए होते हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में कैसे आपने डीलिंग करनी है, तो कंपनी की रजिस्ट्रेशन से पहले हुए होते हैं तो इसका क्या मतलब है, प्रमोटर ने किए होते हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी लायबल नहीं होती, प्रमोटर लायबल होगा, ठीक है, क्योंकि कंपनी अभी तो एग्जिस्टेंस में आई ही नहीं है। The position at common law is that a company prior to its incorporation does not have a contractual capacity, and after its formation, it cannot ratify or formally adopt a pre-incorporation contract. The promoter is therefore personally liable under such contract. ठीक है, क्योंकि कंपनी जो है अभी एग्जिस्ट करती ही नहीं है, तो उसके नाम पे जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके लिए कंपनी लायबल नहीं होगी, बल्कि
प्रमोटर लायबल होगा। ए बी और सी ने कॉन्ट्रैक्ट किया क्लेमेंट के साथ कि वो गुड्स परचेज करेंगे कंपनी के नाम पे, जो कंपनी अभी इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस में चल रही थी लेकिन रजिस्टर नहीं हुई हुई, ठीक है। यानी कि ए बी और सी उसके प्रमोटर थे। गुड्स जो है उनको सप्लाई कर दिए गए, लेकिन जैसे ही कंपनी स्टार्ट हुई तो कंपनी कोलैप्स होगी। ए और बी और सी कंपनी के प्रमोटर्स थे, उन्होंने कंपनी के लिए कंपनी के बिहाफ पे गुड्स परचेज किए, ठीक है। अभी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हुई थी, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जिसके साथ सप्लायर के साथ भी। अब हुआ यूं कि सप्लायर जब कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, पैसे क्रेडिट पे खरीद लिए, जब कंपनी तैयार होगी रजिस्टर होगी तो कंपनी बनते साथ ही कोलैप्स होगी, ठीक है। अब वो लोग तो बेचारे मारे गए, ठीक है, लेकिन कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा भाई जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो कंपनी एग्जिस्टेंस में थी ही नहीं, ठीक है। इसीलिए प्रोमोटर्स यानी कि ए बी और सी लायबल होंगे, आप उनसे अमाउंट क्लेम कर सकते हो। सिंपल सा लॉजिक है कि अगर कंपनी जो है वो अभी बनी ही नहीं है, रजिस्टर ही नहीं हुई, तो उससे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके लिए कंपनी लायबल नहीं होगी बल्कि प्रमोटर लायबल होगा। इस सिचुएशन में भी ए और बी और सी लायबल थे। बाकी कुछ सिचुएशन ऐसी आती हैं जहां पर प्रोमोटर भी अपनी पोजीशन को बचा सकता है, यानी कि प्रोमोटर अपने आप को बचा सकता है कि यार जिससे लाइबिलिटी प्रोमोटर पे ना आए। तो क्या सिचुएशन है, नंबर वन, कॉन्ट्रैक्ट जब वो करता है कि मैं प्रोमोटर हूँ कंपनी का, तो उसमें ऐसी टर्म इस्तेमाल कर दे कि जी जिसमें वो ये टर्म इस्तेमाल कर दे कि कंपनी जो है उसको भी सू किया जा सकता है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे लास्ट जो केस है, अगर उसमें वो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ करता और उसमें ये कहता कि जो मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगा उसके लिए कंपनी को भी सू किया जा सकता है, ठीक है। तो वो ये काम कर सकता था अपने आप को बचाने के लिए। या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं जैसे अभी परचेज ऑफ गुड का है, वो अभी ना करता, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को फाइनलाइज ना करता, एक सरसरी सी आप बात कर लेता, जब तक कंपनी रजिस्टर ना होती वो कॉन्ट्रैक्ट करता ही ना। जब वो रजिस्टर हो जाती तो फिर कॉन्ट्रैक्ट को फाइनलाइज करता, तो कंपनी लायबल होती, प्रमोटर ना होता, ठीक है। उसके बाद नोवेशन एग्रीमेंट कर देता, कोई एग्रीमेंट पहले कर देता और उस एग्रीमेंट में बता देता कि यार ये एग्रीमेंट जो है बाद में जाके जब कंपनी बनेगी, ठीक है, तो ये रिप्लेस हो जाएगा नए वन के साथ, और आप कॉन्ट्रैक्ट फिर जो है ना वो होगा बेसिकली, ठीक है। इससे के लिए ये है कि तीनों पार्टी से एग्री होना जरूरी है, यानी कि प्रमोटर का भी, थर्ड पार्टी का भी और कंपनी का भी। पहला काम तो ये हो गया कि एक टर्म डाल दे कॉन्ट्रैक्ट में जिसमें ये कह दे कि जी कंपनी को भी लायबल ठहराया जा सकता है, ठीक है। दूसरा काम ये हो जाए कि वो कॉन्ट्रैक्ट करे ही ना जब तक कंपनी रजिस्टर नहीं होती, ठीक है। तीसरा काम ये है कि वो इनोवेशन का एग्रीमेंट कर ले, ठीक है। कि जो उसने एग्रीमेंट किया हुआ है प्री इनकॉर्पोरेशन, वो ये पहले से बता दे कि ये एग्रीमेंट जैसे ही कंपनी बनेगी तो न्यू वन के साथ रिप्लेस हो जाएगा और तब जाके कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। चौथा काम वो क्या कर सकते हैं, कंपनी के साथ पहले ही एग्री कर ले कि यार जो कुछ भी हो गया मेरी लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है। पांचवा काम क्या है कि ऑफ द शेल्फ कंपनी खरीद ले, यानी कि रनिंग कंपनी, एक कंपनी जो ऑलरेडी रनिंग में है उसी को खरीद ले। तो जब रनिंग में कंपनी है तो वो ये प्रोमोटर बेसिकली जो इनकॉर्पोरेशन जो है उसका इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऑफ द शेल्फ कंपनी की उन्होंने डिटेल बताई हुई है कि जो ऑलरेडी बनी बनाई कंपनी है उसको खरीद लो तो उसको आप ऑफ द शेल्फ कंपनी कहते हो। बेनिफिट्स क्या है, चीप एंड सिंपल है। जैसे ही आप ऑफ, क्योंकि रनिंग कंपनी है तो आप फौरन ट्रेड स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट की प्रॉब्लम वाला चक्कर इसमें नहीं होगा। ऑफ द शेल्फ कंपनी रनिंग कंपनी को कहते हैं। बाकी रजिस्ट्रेशन के हवाले से हम देख लेते हैं कि कंपनी को बनाने के लिए क्या प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने थोड़ा ऑपोजिट लिखा हुआ है, मैं पहले बताता हूँ कि पहले आपको एप्लीकेशन देनी पड़ती है रजिस्ट्रेशन की, ठीक है। एप्लीकेशन में आपको ये डाटा बताना होता है कि कंपनी का नाम क्या है, कंपनी क्या है, लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी है, स्टेटस बताना होता है, क्या प्राइवेट है क्या पब्लिक, ये बताना होता है, और रजिस्टर्ड ऑफिस की डिटेल बतानी होती है। उसके बाद सेकंड चीज़, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपको बतानी होती है। ये एक तरह का प्रोस्पेक्टस होता है कंपनी का, ठीक है। इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट एज अ आप कहेंगे प्रोस्पेक्टस होता है कंपनी का, जिसमें कंपनी के हवाले से सारी डिटेल लिखी होती है, ठीक है। यूज टू बी मोर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अंडर प्रीवियस कंपनी रजिस्ट्रेशन, जो भी फर्स्ट शेयर होल्डर्स होते हैं इसको साइन करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को, ठीक है। और वो उसमें ये इजहार करते हैं कि यार हम कंपनी बना रहे हैं और हम कंपनी के मेंबर होंगे, ठीक है। कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स होती है, मेमोरेंडम प्रोवाइड्स एविडेंस दैट मेंबर्स एग्रीमेंट टू टेक एटलीस्ट वन शेयर इन ईच कंपनी। अगर जो कंपनी है वो लिमिटेड बाय शेयर्स है तो इस मेमोरेंडम में ये मेमोरेंडम एक तरह से एविडेंस भी होता है कि हर जो मेंबर जो कंपनी को बना रहा है स्टार्ट में, वो एटलीस्ट एक शेयर इस कंपनी में लाजमी लेगा, ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल टू अमेंड और अपडेट द मेमोरेंडम ऑफ कंपनी फॉर्म्ड अंडर कंपनी एक्ट 2006। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंपनी एक्ट 2006 के तहत जो है आप ने जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया हुआ है उसको आप अमेंड या चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन होगी, उसके बाद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो गया। थर्ड जो है
कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको बेचने हैं, ठीक है। ये भी आपको सेंड करने पड़ेंगे रजिस्ट्रार को। क्या डॉक्यूमेंट्स हैं? सबसे पहले जो है स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल एंड इनिशियल शेयर होल्डिंग्स, कि कितना कैपिटल रेज हो चुका है, कौन कौन शेयर होल्डर्स हैं। इसमें नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो लिखे होंगे कि इतने शेयर्स लेंगे लोग, हर सब्सक्राइबर यानी कि शेयर होल्डर। उनकी नॉमिनल वैल्यू क्या है, शेयर की क्लास क्या है, इक्विटी शेयर्स हैं, रिडीमेबल शेयर्स हैं, इरिडीमेबल शेयर्स हैं, कितने अमाउंट जो है स्टिल अनपेड है, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स पे। कॉन्टैक्ट एड्रेस हर सब्सक्राइबर यानी कि शेयर होल्डर्स का, ठीक है। या अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो गारंटी स्टेटमेंट होगी कि हर मेंबर ने कितनी गारंटी की हुई अमाउंट की, जब कंपनी बंद होगी तो मैं, वाइंड अप होगी तो मैं इतनी अमाउंट दूंगा, ठीक है। वो फिर उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कंसेंट टू एक्ट, जहाँ पर स्टेटमेंट हो गए ये कंफर्म करिए कि डायरेक्टर और सेक्रेटरी ने ये कंसेंट यानी कि परमिशन दे दी कि अब कंपनी स्टार्ट हो जानी चाहिए, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस भी आपको देनी पड़ती है, जहाँ पर आप ये कंप्लाई करते हो कि जो कंपनी एक्ट 2006 है मैं उसके सारे रूल्स को फॉलो करूंगा। फिर उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फी पे करनी पड़ती है जो कि 20 पाउंड है। इसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है कि आपको आर्टिकल्स बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन होती है, यानी कि वो रूल्स होते हैं जिसके तहत आपको कंपनी को चलाना होता है। एज द मॉडल आर्टिकल्स विल अप्लाई इफ नो आर्टिकल्स आर सप्लाइड, हर कंपनी की अपनी आर्टिकल्स होते हैं, लेकिन अगर कोई आर्टिकल्स अपनी सप्लाइड नहीं करती तो मॉडल आर्टिकल्स यानी कि एक सेट आउट आर्टिकल्स पहले से बने होते हैं, वही हम एज्यूम करते हैं वही है, ठीक है। इट इज नॉट अ रिक्वायरमेंट दैट आर्टिकल्स मस्ट बी सेंड, आर्टिकल्स को सेंड करना रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये है कि हर कंपनी के जो है वो आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर आप कोई अपना आर्टिकल्स यानी कि रूल बुक नहीं बेचते, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके, तो मॉडल आर्टिकल्स यानी कि जो सेट आउट ऑलरेडी आर्टिकल्स होते हैं वही एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। तो वो आपको सेंड करने की जरूरत नहीं होती। हाँ, अगर आपके अपने आर्टिकल्स हैं जो कंपनी के होते हैं आपको वो सेंड करने पड़ते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रार का क्या काम होता है कि जैसे ही उसको डॉक्यूमेंट्स वगैरह ऊपर सारी मिलेंगी, डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करेगा, इंश्योर करेगा कि कंपनी एक्ट को फॉलो करती है, ठीक है। फिर जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी को देगा। एक चीज आपने याद रखनी है कि कंपनी कब एग्जिस्ट करेगी, जब वो उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा तब जाके कंपनी स्टार्ट होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा, सही है। अब हमने बात की थी कि कंपनी जो है पब्लिक कंपनी, उसको ट्रेडिंग सर्टिफिकेट की भी चाहिए होती है जरूरत। ट्रेडिंग सर्टिफिकेट की यस जरूरत चाहिए होती है, ठीक है। अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन नॉट कमेंस ट्रेडिंग अंटिल द रजिस्ट्रार हैज इशू अ ट्रेडिंग सर्टिफिकेट। पब्लिक लिमिटेड कंपनी तब तक अपनी ट्रेडिंग को स्टार्ट नहीं कर सकती जब तक रजिस्ट्रार ने ट्रेडिंग सर्टिफिकेट ना दिया हो। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट अलग है, जो भी हमने पीछे बात की थी, वो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट से कंपनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ट्रेड करने के लिए मैं पब्लिक कंपनी की सिर्फ बात कर रहा हूँ, सिर्फ पब्लिक कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि ट्रेडिंग सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, ठीक है। ट्रेडिंग सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन में आपने ये चीजें स्टेट करनी होती हैं, ठीक है। पहले, द नॉमिनल वैल्यू ऑफ अलॉटेड शेयर कैपिटल शुड बी ग्रेटर देन 50,000, ये रिक्वायरमेंट्स है कुछ, ठीक है, ट्रेडिंग सर्टिफिकेट की, कि जो शेयर कैपिटल है वो अलॉटेड जो है यानी कि जो आपने अलॉट कर दिया वो 50,000 से ज्यादा होना चाहिए। और इसका क्वार्टर जो है और सारा प्रीमियम आपको पेड अप होना चाहिए। देखें, एक शेयर जो है, जैसे फॉर एग्जांपल $3 का शेयर है, आपने F3 में ये पढ़ी होगी बात, कि $1 अगर इसकी नॉमिनल वैल्यू है और $2 इसकी प्रीमियम वैल्यू है, ठीक है, ये नॉमिनल है और ये प्रीमियम है। तो ट्रेडिंग सर्टिफिकेट लेते हुए जो एटलीस्ट 1/4 है नॉमिनल वैल्यू का, यानी कि जो नॉमिनल वैल्यू है आपकी शेयर्स की, उसका 1/4 प्लस जितना भी जो प्रीमियम है वो पेड अप हो जाना चाहिए, यानी कि वो आपके जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने वो पैसे ऑलरेडी दे दिए हो, ठीक है, पेड अप होना चाहिए। बाकी आप ये भी डिटेल में बेचते हो कि जो एक्सपेंसेस आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस यानी कि कंपनी बनने से पहले जो है प्री एक्सपेंसेस, उनकी डिटेल आपको देनी पड़ती है, ठीक है, अप्लाई करने के लिए रजिस्ट्रार को ट्रेडिंग सर्टिफिकेट के। बाकी कोई प्रोमोटर्स को जो भी आपने पैसे वगैरह दिए हो, बेनिफिट्स दिए हो, ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में आ जाते हैं, वो भी आपको मेंशन करने पड़ते हैं। ये चार चीज़ें आप जब रजिस्ट्रार को बेचते हो, ठीक है, तो वो आपको ट्रेडिंग सर्टिफिकेट इशू करता है, ठीक है। अगर कंपनी सर्टिफिकेट के इशू होने से पहले ट्रेड करती है तो फिर क्या होगा? और द कंपनी एंड एनी ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट आर लायबल टू फाइन, फाइन होगा ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट यानी कि डायरेक्टर्स पे, ठीक है। क्रिमिनल ऑफेंस है, अगर आप बिजनेस को कैरी करती हो, क्रिमिनल एक्टिविटी कंसिडर किया जाता है विदाउट ट्रेडिंग सर्टिफिकेट। लेकिन अगर आपने फॉर एग्जांपल ट्रेड स्टार्ट कर दी और कोई कॉन्ट्रैक्ट कर दिए तो कॉन्ट्रैक्ट स्टिल कंपनी को फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। जो ट्रांजैक्शंस कंपनी ने की होती है वो वैलिड होती हैं, ठीक है। हाउएवर इफ द कंपनी हैज फेल्स टू कंप्लाई विद इट्स ऑब्लिगेशन 21 डेज आफ्टर बीइंग कॉल्ड अपॉन टू डू सो, द डायरेक्टर्स बिकम जॉइंटली एंड सेवरली लायबल फॉर ऑल दोस ऑब्लिगेशंस। अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और आपने 21 दिन के अंदर उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं किया हुआ, डायरेक्टर्स को जो है वो डायरेक्ट आप रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हो, ठीक है। अगर 1 साल तक आपको ट्रेडिंग सर्टिफिकेट नहीं मिला तो आपकी कंपनी को शट डाउन किया जाता है, फोर्सफुली जो है आपकी कंपनी जो है वो
बंद कर दी जाती है। ट्रेडिंग सर्टिफिकेट की बहुत इंपॉर्टेंस है। इसके बाद हम देख लेते हैं कंपनी का नाम सेट करते हुए क्या रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। नंबर वन, LTD पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और इट द इट मस्ट हैव लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनी, यानी कि प्राइवेट कंपनी के लिए लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए PLC नाम में के एंड में होना जरूरी है कंपनी के, ठीक है। इट कैन नॉट बी सेम एज अनदर इन द इंडेक्स नेम। एक एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी की तरह बिल्कुल एग्जैक्ट इसका सेम नेम नहीं हो सकता। कंपनी का कोई ऐसा नाम इस्तेमाल आप नहीं कर सकते जिसमें कुछ इलीगल या ऑफेंसिव वर्ड्स लिखे हों। जैसे आप कोई ऐसी कंपनी नहीं बना सकते कि कोकेन कंपनी, ठीक है, या आप ऐसी कंपनी नहीं बना सकते AK-47 प्रोवाइडर्स, ठीक है, इलीगल और ऑफेंसिव वर्ड्स वाले आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी अगर कोई आप ऐसी कंपनी बना रहे हैं जिसमें आप ये गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज से रिलेशन, ऐसी कंपनी बना रहे हैं जिसमें आप ऐसा नाम इस्तेमाल करें जो कि सजेस्ट करते हैं कि इस कंपनी का गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी से कोई कनेक्शन है, तो आपको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की कंसेंट चाहिए, उसकी परमिशन चाहिए। जैसे अगर आप अपनी कंपनी में इंग्लैंड, चार्टर्ड, रॉयल, नेशनल वगैरह के वर्ड यूज कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी होगी, यूनिवर्सिटी ये चीज लिंक करती है ना यार, कि इसका किसी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक होगा कंपनी का। तो ऐसी सिचुएशन में आपको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की कंसेंट चाहिए नाम इस्तेमाल करने से पहले। ऐसा नाम आपने नहीं रखना जो कि टॉट ऑफ पासिंग ऑफ, यानी कि लोगों को मिसलीड करे इस बात में बिलीव करने के लिए कि दो कंपनी का आपस में ताल्लुक है, और उस मिसलीडिंग की वजह से जो ओरिजिनल कंपनी है उसको नुकसान हो, ठीक है। हमने पढ़ा था टॉट ऑफ पासिंग ऑफ में। ऐसा आप नाम नहीं रख सकते, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो कंपनी को फोर्स कर सकती है कि अपना नाम बदल ले इन रीजंस की वजह से। अगर तो नेम बिल्कुल सेम है, या ऑलमोस्ट सेम है, या सेम ही है बिल्कुल, तो 12 महीनों के अंदर अंदर आपको नाम चेंज करना पड़ेगा। अगर नेम आपने ऐसा रखा हुआ है जो कि मिसलीड कर रहा है लोगों को, ठीक है, यानी कि नाम कुछ हो रहा है, कंपनी की एक्टिविटी कुछ हो रहे हैं, और वो हार्म भी पब्लिक को कर रहा है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। यानी कोई टाइम लिमिट से मतलब ये है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आपको कभी भी कह सकते हैं इसका नाम बदल दो, ठीक है, यानी कि फौरन भी कह सकते हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं है। बाकी जब आप नाम अप्लाई कर रहे थे और अप्रूवल के प्रोसेस में थे रजिस्ट्रार से, तो आपने उसका कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी है, तो 5 साल के अंदर अंदर जो है आपको बेसिकली उसका नाम वगैरह ये वो चेंज करना पड़ता है, ठीक है। कंपनी का जो नाम है वो स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू चेंज होता है। मैंने आपको बताया कि बस आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू नाम चेंज होता है। बाकी रिटर्न रेजोल्यूशन क्या होती है, स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होती है, हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे आगे जाके, सही है।